नमस्कार, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। आज बात राजनीति की और लोकसभा चुनाव की। हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर अमोल कोले। पेशे से डॉक्टर हैं, एक्टर भी हैं और राजनेता भी हैं। एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। महाराष्ट्र के सुरूर से एनसीपी शरद पवार गुट से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। लेकिन इनकी चर्चा एक और वजह से है। 17वीं लोकसभा में संसद में जो उन्होंने रामलला को लेकर कविता पढ़ी थी, उसको लेकर बात शुरू करते हैं। वहीं से रामलला तो अयोध्या में विराजमान हो गए, लेकिन आज भी उनकी चर्चा हर जगह से है। अमोल जी। जी हाँ, रामलला जो विराजमान हुए उसका एक हर देशवासी के जैसे मुझे भी आनंद ही है, लेकिन ये सवाल भी उठाना लाजमी था कि अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए मैं 365 दिनों में से एक दिन जाऊंगा, बाकी के 364 दिनों का क्या? तब जो महंगाई है, बेरोजगारी है, सांप्रदायिकता है, इन बातों का जो हर दिन सामना करना पड़ रहा है, इसका क्या? ये देशवासियों को इस बात की भी अ, जो अवेयरनेस है, ये देना बहुत जरूरी था। और उसपे वो पंक्तियां जैसे सूझी वैसे बयां की पार्लियामेंट में। लेकिन मुझे आनंद इस बात का है कि देश भर में कई लोगों ने उसे बहुत सराहा और लोगों ने ये बताया कि ये हमारी जो भावनाएं, हमारी जो फीलिंग्स है, ये आपने संसद में रखी। तो मुझे लगता है जब मेरे जैसा जिसे कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसा एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा जब पार्लियामेंट में बोलता है, जब देशवासी सोचते हैं कि हाँ ये हमारी आवाज है, जो हमारी भावनाएं ये वहां व्यक्त हो रही है, तो मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत सेटिस्फैक्शन है। आपने जो है शिवाजी महाराज का किरदार भी निभाया है। शिवाजी महाराज भी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, शिवसेना भी करती है, बीजेपी भी करती है और आप भी करती है। लेकिन सही मायने में हिंदू राष्ट्र किसका सही लगता है आपके हिसाब से? क्योंकि आपने शिवाजी महाराज के किरदार को जिया है, सच कहें तो। जी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र से ज्यादा रयते सा राज्य, जनता का राज, इसकी जो बात की है वो बहुत अहम है। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर हम स्वराज देखें, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद जो आज्ञा पत्र है, जो अवेलेबल है, ये आज्ञा पत्रों में कहीं पे भी बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण ये उल्लेख नहीं है। उससे ज्यादा एक सुशासन का जो उल्लेख है, ये सुशासन बहुत जरूरी है। जो राज्य हर देशवासी के लिए, ये हर राज्यवासी के लिए एक सुकून की जिंदगी हर कोई बसर कर पाए, ऐसा राज, ये जनता का राज, ये स्वाभिमानी जनता का राज, ये छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज की संकल्पना थी। नहीं तो महाराष्ट्र में आप भी बात करते हैं, शिवसेना भी बात करती है, शिंदे गुट की बात करें, एनसीपी जो दूसरा गुट है उसकी भी बात करें, बीजेपी भी बात करें, तो कौन ज्यादा नजदीक आपके हिसाब से लगता है शिवाजी महाराज? महाराष्ट्र मतलब शिवाजी महाराज, छत्रपति महाराज, और आपने उस किरदार को जिया है, इसलिए मैं सवाल पूछ रहा देखिए, हूँ किस सही मुझे लगता है? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज हर पॉलिटिक्स से परे है। और कौन नजदीक है कौन नहीं, इससे ज्यादा मतलब इस बात से बनता है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो आदर्श थे, उन आदर्शों के करीब कौन जाना चाहता है। जैसा हम आदरणीय शरद पवार साहब की अगर पूरा कार्यकाल देखें, तो कौन किस धर्म से बिलोंग करता है, कौन किस जाति से बिलोंग करता है, इससे अच्छा, इससे ज्यादा जो अनइरिगेटेड लैंड थी उसको इरिगेशन पहुंचाना ये जरूरी था। किसानों के जो उत्पाद है उसको सही दाम देना ये जरूरी था। जैसा मैं वाकया एक आपको बयां करना चाहूंगा कि जब प्याज की कीमतें बढ़ी थी, जब पवार साहब कृषि मंत्री थे, तो बीजेपी के लोग गले में प्याज की माला डाल के आते थे और बोलते थे कि प्याज पे एक्सपोर्ट बैन लगा दीजिए। तब पवार साहब ही थे जिन्होंने कहा कि यही एक मौका है, मेरा छोटा किसान होता है जो प्याज का उत्पादन लेता है, और यही एक मौका है उसको चार पैसे मिल पाए। तो उन्होंने एक्सपोर्ट बैन नहीं लगाई थी। ये एक इंसिडेंस है। और दूसरा इंसिडेंस अभी का है, जो 2 दिसंबर को प्याज उत्पादक किसानों को 40 रुपए दाम मिलते थे, लेकिन मोदी सरकार ने एक्सपोर्ट बैन लगा दी और अब प्याज के दाम 10 से 12 रुपए किलो। जो मोदी सरकार किसान सम्मान निधि का
डिडिम बजाती है कि 6,000 रुपए हम सालाना देते हैं। मैं ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, 1 एकड़ में प्याज उत्पादक किसान 12 टन प्याज उगाता है, 2 एकड़ में 24 टन। 40 रुपए से प्याज की कीमत 10 रुपए आई, इसका मतलब 30 रुपए हर किलो के पीछे घाटा हुआ है किसान का। और अब 24 टन का अब जब घाटा काउंट करते हैं तो 7,20,000 रुपए का नुकसान एक छोटे किसान का, प्याज उत्पादक किसान का मोदी सरकार के एक्सपोर्ट बैन की वजह से हुआ है। तो कहाँ दिन के 17 रुपए जिसे किसान सम्मान कहते हैं, और कहाँ किसान के प्याज उत्पादक किसानों का 7,20,000 रुपए का एक सीजन का नुकसान। तो ये कौन सा किसान सम्मान है? जो छत्रपती शिवाजी महाराज की जब हम बात करें तो शेतकऱ्याच्या भाजीच्या देठाला हाथ लागू देऊ नका, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज की सीख थी। तो अभी जो किसानों का 7,20,000 रुपए का नुकसान प्याज उत्पादक किसानों का कर रहे हैं, वही हाल सोयाबीन उत्पादक किसानों का है, वही हाल कॉटन उत्पादकों का है, वही हाल टमाटो उत्पादकों का है। जैसे टोमेटो की कीमतें बढ़ी तो मोदी सरकार ने 17,500 टन टमाटो आयात इंपोर्ट किया नेपाल से। जब कॉटन ग्रोअर फार्मर को अच्छे पैसे मिलने की दिन दिखे तो ऑस्ट्रेलिया से कपास इंपोर्ट की गई। तो ये किसानों का भला नहीं किया जा रहा है। फिर छत्रपती शिवाजी महाराज के शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठाला हात लागू देऊ नका, इस सीख का क्या होता है? ये आपके सामने है। जो आपने शिंदे सरकार की बात की या जी। राष्ट्रवादी अजित पवार पार्टी की बात की, ये दोनों पार्टी भी तो महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। तो शिंदे सरकार की जो पार्टी है वो अभी 2 साल से गवर्नमेंट में, अजीत दादा की जो अभी पार्टी है वो जुलाई से गवर्नमेंट में है। तो 2 दिसंबर को जब प्याज इंपोर्ट पे बैन लगा तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का रोल कुछ भी नहीं था इसमें। 10 बार अगर आप हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली जाते हैं सीट शेयरिंग का फॉर्मूला डिस्कस करने के लिए, तो ये किसानों किसानों की दुविधा नहीं बोल सकते हैं कि प्याज एक्सपोर्ट बैन हटा दिया जाए, किसानों को 4 पैसे मिलने चाहिए। ये नहीं बोलते तो ये मतलब साफ साफ बात है, दूध का दूध पानी का पानी। अमूल जी, आप महाराष्ट्र से आते हैं, पूरी देश भर की नजरें महाराष्ट्र पर है और बहुत जबरदस्त लड़ाई ये कह सकते हैं कि लोकसभा की बात करें, अघाड़ी बनाम एनडीए, कैसे आप देख रहे हैं? जी नहीं, आघाड़ी इज विनिंग हैंड्स डाउन, कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि किसानों में बहुत बड़ा रोष है, युवाओं में बहुत बड़ा रोष है। जैसे मेरे चुनाव क्षेत्र के सटीक तलेगांव एमआईडीसी है जहां पे वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट आने वाला था। ये वेदांता फॉक्सकॉन में करीब 2 लाख रोजगार मिलने वाले थे। तो ये रोजगार हमारे युवाओं को मिलने वाले थे, लेकिन वेदांता फॉक्सकॉन चला गया, महाराष्ट्र से टाटा एयरबस चला गया, बल ट्रक पार्क चला गया। ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी चली गई। और महायुति या फिर एनडीए के जो लोग हैं, बीजेपी हो, शिवसेना, शिंदे गुट हो, एनसीपी अजीत पवार गुट हो, इन्होंने इस पे चू भी नहीं की। तो युवा कैसे सहन करेगा कि हमारा रोजगार हमारे आंखों के सामने से लेके गए, और जब आप वोट मांगने आ रहे हैं तो आपने तब कुछ भी नहीं किया। जैसा मैंने किसानों के एक्सपोर्ट बैन की बात की, अनियन तो एक्सपोर्ट बैन की बात की, तो इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया इस पे। जो कपास का इंपोर्ट किया गया और रेट गिरा दिए गए, तब भी कुछ भी नहीं किया। किसानों की आय दुगनी होने का जो वायदा किया था उसके लिए कुछ नहीं किया। तो अगर कुछ नहीं किया है, इसलिए जो बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी अजित पवार गुट जो है, इनको महाराष्ट्र ने नकारने का मन बना लिया है। अच्छा, आप लोग तीनों दलों के बीच में जो बंटवारा हुआ है सीटों को लेकर, लेकिन लगता है कि कुछ सीटों में अभी भी खींचतान बनी हुई है, कहीं लगता है दिल नहीं मिले, ऐसी कुछ लगता है क्या? जी नहीं, महाविकास आघाड़ी में तो ऐसा कोई भी ये नहीं है, जो एक सिर्फ सांगली का एक्सेप्शन है, वो भी सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन जब आप कंपेयर करते हैं तो बीजेपी, शिवसेना और राष्ट्रवादी, एनसीपी, अजीत पवार गुट जो है, इनकी तो कई सीटें अभी डिक्लेयर होनी ही बाकी है। तो मनमुटाव वहां ज्यादा है। यहाँ कम है। महाविकास आघाड़ी तो एक दिल से लड़ रहे हैं सर। लेकिन प्रकाश अंबेडकर की भी बात करें, आप लोगों ने साथ लेने की लाख कोशिश की, सीट का भी ऑफर किया, 4, 5, 6 ऐसी बातें निकल के आई, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, साथ नहीं बने। अगर साथ आते तो शायद अच्छा होता।
सो डेफिनेटली एक प्रयास होना जरूरी था। ये प्रयास हमारे शीर्षस्थ नेताओं ने जरूर किया, क्योंकि आज हम जो संविधान की बात करते हैं, संविधान बचाने की बात करते हैं, प्रकाश अंबेडकर जी उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के ही वो पोते हैं। तो और उनकी एक अपनी ताकत है, उनको एक मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग भी है। और व्यक्तिगत रूप से मुझे उनके प्रति बहुत ही आदर की भावना है। लेकिन पॉलिटिकल डिसीजन क्या हुआ होगा, ये शीर्षस्थ नेता ही बता पाएंगे, क्योंकि उस मीटिंग में तो कहीं मैं शामिल नहीं था, इसलिए उस मीटिंग पर टिप्पणी करना मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए उचित नहीं है। अच्छा चलिए एक और सवाल पूछते हैं कि आप कैसे लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे? आपकी पार्टी कहें, कांग्रेस कहें, शिवसेना कहें, कई बड़े नेता एनडीए में चले गए हैं। कोई शिंदे गुट में चला गया है, कोई अजीत पवार के साथ चला गया है, कोई बीजेपी में चला गया है। सर क्यों चले गए? क्यों चले गए? ये तो आप बताएंगे बेहतर, क्यों चले गए लोग? कई बड़े बड़े सर नेता क्यों? चले गए कांग्रेस के। सर तो यही कैसे कैसे लड़ेंगे, जीतेंगे? इसी क्यों चले गए, इस सवाल का जवाब जनता बखूबी जानती है। और इसलिए ये इलेक्शन जनता ने हाथ में लिया, नेता कहीं भी चला जाए। क्योंकि जो भी नेता वहां गए हैं, वो वहां क्यों गए हैं हर कोई जानता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा सर। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ कुछ नेता पूना डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के साथ चले गए। उन्होंने कहा हम विकास के लिए गए। सर हमारा जो मिल्क प्रोडक्शन, जो दूध उत्पादक किसान है, उसको 22 या 24 रुपए में अभी दूध बेचना पड़ता है। हर लीटर के पीछे उसका 10 से 12 रुपए का नुकसान हो रहा है। मान लीजिए 10 रुपए का पकड़ के चलते हैं। पूना डिस्ट्रिक्ट का जो मिल्क प्रोडक्शन है दिन का, मिल्क कलेक्शन, दैट इज 26 लाख लीटर्स। इसका मतलब जो दूध उत्पादक किसान है, इनका दिन का नुकसान हो रहा है 2 करोड़ 60 लाख रुपए का। महीने का नुकसान हो गया 80 करोड़ रुपए का लगभग। अगर 80 करोड़ रुपए का महीने का नुकसान है, तो साल भर का नुकसान हो गया 907 करोड़ का। और पुणे डिस्ट्रिक्ट का जो डीपीडीसी का बजट है, ये जिला नियोजन का जो बजट है, ये बजट ही 1000 करोड़ है। अगर किसानों का नुकसान सिर्फ, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स, सिर्फ उनका नुकसान अगर 960 करोड़ है, तो 1000 करोड़ का जो डीपीडीसी का बजट है, ये कहां से विकास मैच होगा? नहीं लेकिन जैसे हमने इतने प्याज की बात की सर, प्याज की बात की। नहीं, प्याज नहीं, उत्पादक किसानों का नहीं, महाराष्ट्र का नुकसान 2000 करोड़ का है। नहीं, तो अमूल ये ये बात जो, समझ, मेरा सवाल बस इतना ही है कि बड़े बड़े नेता तीनों पार्टी के क्यों चुनाव से ठीक पहले जो है छोड़ के चले जाते, बीजेपी एनडीए का दामन थाम थाम लेते हैं? सर समर का सीजन है तो आइस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल पॉलिटिक्स में तो यह आइस की भूमिका को लेकर जनता में बहुत संदेह है। जो आइस जिसे कहते हैं, वो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, इनकी जो संदिग्ध भूमिकाएं हैं, ये भूमिकाएं अगर आप शीर्षस्थ नेता देखें तो 25 नेताओं ने ऐसा डिसीजन लिया। तो 25 में से 23 नेताओं को अचानक पार्टी बदलने के बाद क्लीन चिट कैसे मिल जाती है? ये सवाल तो जनता पूछेगी। अगर लोकतंत्र है तो जनता इस सवाल पे जरूर सोच विचार करेगी। और अभी अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखें, ग्राउंड रिपोर्ट देखें, तो ये लोकसभा का इलेक्शन जनता ने अपने हाथ में लिया है। और जनता चाहती है कि अभी बदलाव जरूरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बदलाव जरूरी है। और जनता ने इसलिए ये इलेक्शन अपने हाथ में लिया है। आपको भी ऑफर था अजीत पवार गुट की तरफ से, आप क्यों नहीं गए? जाते तो शायद कहा जाता है कि जीत आसान हो जाता। सर जाता तो प्याज उत्पादक किसानों की आवाज बनकर नहीं गरज पाता। जाता तो मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स की आवाज बनकर नहीं बोल पाता। जाता तो मेरे जो युवा बेरोजगार बैठे हैं, उनकी आवाज बनकर संसद में नहीं पहुंच पाता। अगर आपने शुरू में छत्रपति शिवाजी महाराज की बात की, तो छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा में औरंगजेब के दरबार में थे, तो औरंगजेब ने भी तो सामने ऑफर रखा था, दक्कन का सूबा संभाल लो। ना संघर्ष होता, ज्यादा पैसा मिलता, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माटी के लिए, अपने आदमियों के लिए स्वाभिमान का रास्ता चुना। तो अगर उनके आदर्शों पे चलना है, तो इस स्वाभिमान के रास्ते पे चलना ज्यादा मुनासिब है। अजीत पवार यह भी कह रहे हैं कि राजनीति आपकी विशेषता नहीं है, आपके बस की बात नहीं है, आप लोगों के बीच नहीं जा रहे थे। उन्होंने पुणे में आके कही ये सर बात। सर मुझे लगता है शायद मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरे कोई दादा काका राजनीति में नहीं है, इसलिए शायद उनको ऐसा लगता हो। या फिर शायद मुझ पे कुछ हजार करोड़ों के घोटाले के कुछ इल्जाम नहीं है। अगर ये क्राइटेरिया लगाया जाता है, तो हाँ, राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन अगर राजनीति का क्राइटेरिया
आम इंसानों की आवाज बनकर संसद में पहुंचना ये है, तो मैं वो चीज बखूबी कर रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे जैसा जिसे कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे बंदे को पहली टर्म में अगर 3-3 बार संसद रत्न पुरस्कार अगर हासिल होता है, तो मुझे लगता है ये मेरे शिरूर लोकसभा मतदार संघ की जनता ने जो विश्वास जताया है, ये विश्वास की वो जीत है। ये उस विश्वास के प्रति ये पुरस्कार है। तो इसके बावजूद भी आप आफ्टर ऑल दिस पार्लियामेंट्री परफॉर्मेंस, अगर अजीत पवार जी को लगता है, तो वही विशद करे कि इसमें क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। कुछ आपके पार्टी के लोग, आघाड़ी के लोग यह भी कहते हैं कि शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे बड़े लोग, अगर दिग्गज लोग जो लोगों के बीच में जाएंगे तो एक सहानुभूति भी मिलेगा और अपनी बात ढंग से कह पाएंगे और हवा का रुख बदलेगा भी। सर, हवा का रुख बदल चुका है। पवार साहब हो, उद्धव साहब हो, ये सब लोग लोगों के बीच जा रहे हैं। और पवार साहब का ही अगर आप देखें तो सिर्फ 22 दिनों में पवार साहब मोर देन 50 रैलीज कर रहे हैं। तो ये तो लोगों के बीच जरूर जा रहे हैं। और ग्राउंड रियलिटी है कि हवा का रुख ऑलरेडी बदल चुका है। एनडीए के लोग यह भी कह रहे हैं कि हर जगह मोदी जी का उनके पास चेहरा है, अजय है, हार नहीं सकते हैं। सर, मेरे तो आप ही के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, मैंने कल ही उनके एक कैंडिडेट का वीडियो सामने आया, जहाँ जहाँ पे बीजेपी का ही कैंडिडेट बोल रहे हैं कि मोदी लहर तो अब रही नहीं। क्योंकि मोदी जी का जो चेहरा है, तो मोदी जी का चेहरा यूज भी नहीं हो रहा है। अभी मेरे जो प्रत्याशी कैंडिडेट है, मेरे प्रत्याशी कैंडिडेट कई इलाकों में कैंपेन करते हुए मोदी जी का चेहरा नहीं यूज कर रहे। तो ये डबल स्टैंडर्ड पे बात हो रही है। तो आपके हिसाब से महाराष्ट्र में कितनी सीट आप मानते हैं कम से कम आघाड़ी को मिलेगा? 48 में से मिनिमम 35 to 36 सीट्स मिलेगा इतना? हाँ, जरूर मिलेगा सर। अंतिम सवाल की पिछली बार जो सिरूर में जीत हुई थी, आपकी मार्जिन बहुत कम था। लोगों को क्या कहना चाहेंगे, सिरूर की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सर, पिछली बार का जो मार्जिन था 2014 में, जो कैंडिडेट 3 लाख वोटों से जीते थे, उनका 3.25 लाख का मार्जिन कवर करके 58,000 का मार्जिन था। और अब तो मुझे लगता है जनता डिसाइड करेगी कितना मार्जिन होगा। क्योंकि शिरूर की जनता बहुत ही सयानी जनता है और ये जानती है कि अपना जो मुद्दा है, ये पार्लियामेंट में अपना किस प्रकार से ये लड़का रखता है, किस प्रकार से ये हमारे हक के लिए लड़ता है। तो शिरूर की पूरी जनता से मेरी यही गुजारिश है कि आपके आशीर्वाद बने रहे और आपका साथ बना रहे। तो फिर बड़े बड़े नेता कितना ही कहे कि राजनीति इसके बस की बात नहीं, लेकिन एक आम किसान के फैमिली से बिलोंग करता हुआ मिडिल क्लास बंदा भी पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। तो अमोल कोहली जी, एक अंतिम गुजारिश है कि जिस तरह अपनी बात पार्लियामेंट में अपनी बात आप कहते हैं कविताओं के जरिए, एक बार फिर से कुछ ऐसी कविताओं के जरिए अपनी बात कहें, उसके बाद इसी ट्रिब्यूट को आगे। अभी तो कविता मुझे याद नहीं होगी, लेकिन वो लाइन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है कि जी, राम, हर कोई दहलीज के घर में हर कोई किसी भी मजहब का ये करे, लेकिन दहलीज से बाहर कदम रखते ही वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हो। और ये भारतीय होने के लिए और ये भारतीयत्व बचाने के लिए, भारतीयत्व का जो जुनून है, ये जज्बा है, ये बचाने के हिसाब से इस लोकतंत्र के इस समारोह में हर किसी ने शामिल होना चाहिए और वोट करना चाहिए। और वो वोट करते वक्त जो एक कैंपेन है, प्रोपेगेंडा कैंपेन है, इससे परे होकर अपने संविधान के प्रति प्रामाणिक होकर वोट करना चाहिए। तो डॉक्टर अमोल कोहली जी, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।